हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर हम किरचॉफ के नियमों को समझेंगे। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं जो कि किरचॉफ महोदय ने दिए थे, जो कि रूस से संबंधित हैं और रूस के निवासी हैं। उन्होंने दो नियम दिए थे, एक करंट से संबंधित था और दूसरा वोल्टेज से संबंधित था। जो नियम करंट से संबंधित था उसको केसीएल कहा गया शॉर्ट में, और जो वोल्टेज से संबंधित था उसको केवीएल कहा गया शॉर्ट में ना। तो सबसे पहले हम केसीएल को देखेंगे, अर्थात किरचॉफ करंट ला, ठीक है। उसके बाद केवीएल को देखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज ला, अर्थात किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ का करंट नियम, जिसको शॉर्ट में केसीएल कहते हैं ना। इसका पूरा नाम जो होता है किरचॉफ करंट ला, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? किरचॉफ करंट ला, शॉर्ट में केसीएल बोलते हैं, हिंदी में इसको किरचॉफ का करंट नियम कहते हैं। अब इस नियम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संधि या नोड किसे कहते हैं। तो संधि या नोड जहां पर दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़े हों एवं वहां पर करंट का बंटवारा हो रहा हो, तो उस स्थान को हम बोलेंगे संधि या नोड, ठीक है। तो जहां पर तो संधि की जो डेफिनेशन है, जहां पर दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़े हों या जुड़ते हों एवं करंट का वहां पर बंटवारा हो रहा हो, तो उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम एक डायग्राम की सहायता से। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, मान लेते हैं, बना लेते हैं इस प्रकार से। एक क्या है, ये सर्किट है और ये सर्किट है। यहाँ पर देखिए तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। और एक स्थान पर जुड़े हैं, इस वाले स्थान पर जुड़े हैं ना। और तीनों रेजिस्टेंस क्या है? पैसिव है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है पैसिव एलिमेंट होता है। तो दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़े हैं। अब यहाँ पर करंट का बंटवारा भी होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से I करंट फ्लो होगी, तो जो I करंट है इसका कुछ भाग इस रेजिस्टेंस में से प्रवाहित होगा। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R3 में से प्रवाहित होने वाली करंट क्या है? I3 है, और यहाँ पर जो मान लेते हैं I2 है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट भी जुड़े हैं एवं करंट का बंटवारा भी हो रहा है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? नोड या संधि बोलेंगे, नोड या संधि बोलेंगे। अब जो नोड होता है या संधि होती है, इसको N से प्रदर्शित करते हैं ना। नोड को N से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कोई सर्किट है और वहां पर नोड की संख्या दे दी गई है, तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि वहां पर कितने केसीएल इक्वेशन बनेंगे या कितने केसीएल समीकरण बनेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे बनता है हमारा कि केसीएल इक्वेशन इक्वल टू n-1, ठीक है। तो केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए नोड में से यदि आप एक घटा दोगे तो वहां पर केसीएल इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एग्जाम में, कि वहां पर पूछा गया था कि एक जटिल डीसी सर्किट है और उसमें नोड की संख्या 9 है, तो वहां पर कितने केसीएल इक्वेशन अधिकतम बन सकते हैं। तो वहां पर केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला था n-1। जैसे यहाँ पर क्या है? नोड है, तो नोड की संख्या 9 है, तो 9 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अर्थात उस जटिल डीसी सर्किट में केसीएल इक्वेशन 8 बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि किरचॉफ का करंट नियम क्या होता है। तो किरचॉफ का करंट नियम, जिसको शॉर्ट में केसीएल, इंग्लिश में किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। तो किरचॉफ के नियमानुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो किरचॉफ के करंट के नियमानुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या फिर हम ये बोल देते हैं कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये भी हमारा किरचॉफ का नियम होता है। तो या करके यहाँ पर लिखेंगे हम
कि किसी संधि पर, ठीक है, तो यह करके यहाँ पर लिखेंगे किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो किरचॉफ ने हमको ये भी बताया था कि संधि पर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, और संधि से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। यह धनात्मक या ऋणात्मक लिया जाता है। जो धारा संधि के पास आएगी या संधि पर आएगी उसको धनात्मक लिया जाएगा, और जो धारा संधि से दूर जाएगी उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको डायग्राम की सहायता से एक समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई संधि ये है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं यहाँ से जा रही हैं। तो संधि ये है और यहाँ पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से बाहर जा रही हैं। तो मान लेते हैं संधि पर आने वाली धाराएं I1 और I2 है, और संधि से बाहर जाने वाली धाराएं I3, I4 और I5 हैं। तो किरचॉफ के नियम अनुसार ना क्या होता है किरचॉफ का करंट नियम, तो किसी संधि पर मिलने वाली या किसी संधि पर पहुंचने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जो धाराएं संधि पर आती हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है और जो धाराएं संधि से बाहर जाती हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है, और उन सभी का योगफल जो होता है बीजगणितीय योग वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनको हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन I इक्वल टू 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जंक्शन पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो 0 के बराबर है। अब उसके बाद समीकरण 1 से या इक्वेशन 1 से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि I3, I4 और I5 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे ना, तो इस प्रकार लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये सिद्ध होता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, अर्थात आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है किसी संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है, और उसके बाद ये क्या है हमारी आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम ये भी बोलता है कि इनकमिंग करंट का बीजगणितीय योग बराबर आउटगोइंग करंट का बीजगणितीय योग। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किरचॉफ के नियम में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला बिंदु आपको याद रखना है या पॉइंट याद रखना है कि जो किरचॉफ का नियम है इसे बिंदु का नियम भी कहते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है किरचॉफ का करंट नियम, तो पहला पॉइंट याद रखना है किरचॉफ का नियम बिंदु नियम भी कहलाता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि किरचॉफ के करंट नियम को ही हम नोड का नियम या संधि का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के करंट नियम को नोड का नियम या संधि का नियम भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है यहाँ से, क्योंकि किरचॉफ का जो नियम है करंट नियम ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ
तो किरचॉफ का करंट नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण का नियम है। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि ये एसी और डीसी दोनों पर लागू है। तो एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों पर लागू होता है किरचॉफ का करंट नियम। ठीक है, तो यहाँ से ये किरचॉफ का करंट नियम हो जाता है। अब किरचॉफ के करंट नियम से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, किरचॉफ के करंट नियम पर आधारित। इस टाइप की न्यूमेरिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि I1 करंट यहाँ पर इनकमिंग है और I2 भी इनकमिंग है और I3 क्या है, आउटगोइंग है और I4 क्या है, यहाँ पर इनकमिंग है। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि I4 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक ही नोड बन रहा है, अर्थात एक ही संधि है ये। इस प्रकार से ना इसको एक लंबे वायर के द्वारा खींच दिया है या यहाँ से लंबा वायर कर दिया है। आप चाहो तो इसको एक ही पॉइंट पर इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही जंक्शन है, इसको इस प्रकार से बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर हमको I4 की वैल्यू निकालना है, तो वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो I4 की वैल्यू निकालने के लिए हमको किरचॉफ का करंट नियम मालूम होना चाहिए। तो किरचॉफ का करंट नियम होता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग करंट कौन सी है, तो यहाँ पर I1 और इनकमिंग करंट I2, क्योंकि दोनों जो करंट हैं इस जंक्शन पर पहुंच रही है तो इनकमिंग करंट है, और यहाँ पर I4 भी क्या है, इनकमिंग करंट है, तो I4, और बराबर आउटगोइंग करंट क्या है, I3, यहाँ पर आउटगोइंग करंट है। अब यहाँ से आपको I4 की वैल्यू निकालना है और इनके मान हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर I1 का मान 5 है, I2 का 10 है और I3 का 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू रखेंगे 5 और I2 की वैल्यू रखेंगे 10, और उसके बाद I4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके बाद I3 की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 20। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे और पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर I4 की वैल्यू निकल जाएगी। तो I4 इक्वल टू हो जाएगा 20 ना, और माइनस क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, तो हो जाएगा 15 या 15 हो जाएगा, और इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो I4 इक्वल टू हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर I4 की वैल्यू 5 एम्पियर आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, और उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग करंट 5 है, 2 है, 3 है, और क्या है 5 है, 2 है, 3 है, और आउटगोइंग करंट है 2 है और I है। तो यहाँ पर लगाएंगे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या हो गई, 5 प्लस इनकमिंग करंट 2 प्लस इनकमिंग करंट 3। ठीक है, अब उसके बाद आउटगोइंग करंट 2 और I, तो बराबर में 2 प्लस I कर देंगे। ठीक है, और I की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और इक्वल टू 2 प्लस I। अब ये 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 10 माइनस 2 इक्वल टू I। तो यहाँ पर 8 एम्पियर इक्वल टू I, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 एम्पियर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम जिसको शॉर्ट में KVL कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी बंद DC परिपथ में उस परिपथ के सभी भागों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉपों का योगफल सर्किट को दी गई सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है। तो ये वोल्टेज नियम क्या होता है वो हम यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार या KVL के अनुसार किसी बंद DC परिपथ के प्रत्येक भाग में होने वाले वोल्टेज ड्रॉपों का योगफल सर्किट को दी गई EMF या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ये हमारा KVL होता है या
किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो इस प्रकार से ये डायग्राम होता है इसका। अब हम समझते हैं इसको एक डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज ये है और ये सर्किट के अवयव है ना। तो इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं अर्थात 3 अवयव हैं। इन रेजिस्टेंसों में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा और वो वोल्टेज ड्रॉपों का जो योगफल आएगा वो इस सर्किट की ईएमएफ के बराबर होगा किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार। तो मान लेते हैं कि इस सर्किट को ई वोल्टेज दिया या ई सप्लाई वोल्टेज दिया, तो यहाँ से आई करंट फ्लो हुई। तो आई करंट के फ्लो होने से इस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो प्रत्येक भाग में अलग अलग हुआ। तो मान लेते हैं कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ IR1 हुआ और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ IR2 हुआ और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ IR3 हुआ। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V = IR होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ये होता है V = IR। तो IR तीनों में वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, अलग अलग हुआ और इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप होगा, इनका योगफल जो होगा सर्किट की ईएमएफ के बराबर होगा। ये किसने हमको बताया, किरचॉफ के वोल्टेज नियम ने हमको बताया। तो यहाँ पर E = हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, सर्किट की टोटल वोल्टेज है और ये भी क्या है, तीनों का योगफल सर्किट की टोटल वोल्टेज है। तो इसको हम इस प्रकार से समेशन में लिख सकते हैं, समेशन E = समेशन IR। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब IR का इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समेशन E = E - समेशन IR = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है। अब हम जान लेते हैं कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है किरचॉफ के वोल्टेज नियम का कि जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है ये IR ड्रॉप से संबंधित है, अर्थात वोल्टेज ड्रॉप से संबंधित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि KVL वोल्टेज ड्रॉप से संबंधित है, ड्रॉप से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको मेश का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो मेश का नियम या लूप का नियम, लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और जो करंट लॉ होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और चौथा याद रखना है कि किरचॉफ का जो KVL है वोल्टेज नियम है ये AC और DC दोनों सर्किटों में लागू होता है। तो AC और DC दोनों सर्किटों पर लागू होता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट याद रखना है कि जो वोल्टेज नियम है और करंट नियम है ये दोनों नियम है ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किटों पर लागू होते हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किटों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये किरचॉफ के नियम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।